हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बुबर एंड वेलकम टू चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 75 पर और यहाँ पर हम हीप्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है कि हीप क्या होता है, इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, हीप सॉर्ट कैसे एक होके हीपिफाई एल्गोरिथम क्या होती है वो हम सारी चीजें सीख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा पूरा इंटेंट है, पूरा फोकस हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के साथ। स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन के साथ और धीरे 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 लेवल को मीडियम और हार्ड लेवल पर लेके जाएंगे और बहुत प्यारे प्यारे फेमस फेमस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इंटरव्यू देखने को मिल सकता है। एक पैटर्न भी आप आज पकड़ने वाले हैं कि यार हीप के क्वेश्चन इस प्रकार के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, तो अभी आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमें कहता है, इसका नाम है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इनपुट में क्या होगा इसमें? इसमें इनपुट में आपको एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं 7, 10, 4, 3, 20, 15 इस प्रकार। ठीक है, इन्होंने बोला मुझे केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैंने बोला के इज इक्वल टू अगर 3 है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे आंसर के अंदर थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो अगर मैं इस एरे को फोकस करूं कि यार इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, तो ये एलिमेंट आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया, फिर उसके बाद 4 आपका सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया, उसके बाद 7 आपका थर्ड स्मॉलेस्ट हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आपका आ गया 7। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला 7, 10, 4, अगला एरे आपको दिया हुआ है 7, 10, 4, 20, 15 इस प्रकार का। इन्होंने बोला है के की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो मेरा जो आंसर है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया, मैंने बोला यार ये मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद 4 के बाद ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद ये मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट है, उसके बाद ये मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर मेरा आ गया 15। बहुत बढ़िया, तो इस प्रकार आपने आंसर 15 निकाल लिया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये इस प्रकार का कुछ कहना चाह रहा है। इन शॉर्ट आपको इनपुट में हमेशा एक एरे दिया होगा इस प्रकार का, उसके अंदर रैंडम ऑर्डर में कुछ कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे, आपको उसमें जो भी के की वैल्यू दी होगी उतना, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू 3 है तो मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना होगा। तो आपको इन शॉर्ट केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे के अंदर निकाल के देना है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं अप्रोच के बारे में कि भैया इसको सॉल्व कैसे करना है। अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने की? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके रिदम ब्रेक ना हो, आपको मजा खराब ना हो क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो इससे पहले अपने स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। दिस एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू। न्यूटन स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट जीसीसी। आपने तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट के बारे में सुना होगा, जैसे कि फेसबुक हैकर कप, आईसीपीसी, गूगल हैश कोड। उसी प्रकार न्यूटन स्कूल का जीसीसी ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री। तो इसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कॉन्टेस्ट में आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इसके द्वारा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स अच्छे से टेस्ट हो जाएंगे। आपने अब तक बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर देख लिए, आपको कोडिंग बहुत सारी आ चुकी है, तो उसको टेस्ट भी तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में आपको बहुत सारे प्राइजेस, जैसे कि टोटल अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपए और कुछ प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स, अमेजॉन किंडल, अमेजॉन वाउचर्स, ऐसे प्राइजेस मिल सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। एक हमारा गिव अवे आने वाला है, 2-3 दिन वीडियो आ जाएगी। उस गिव अवे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही होगा, आपको इस जीसीसी में ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो अभी से रजिस्टर कर लोगे तो फायदा रहेगा, बाद में मान लो लिंक क्रैश कर जाती है, फिर दोबारा डिले आ जाता है, तो अभी से रजिस्टर कर लेना। प्राइस ब्रेकडाउन कि अगर मान लो आप टॉप में लाइक कर रहे हो तो किस प्रकार क्या क्या प्राइस मिलने वाले हैं, कितने लाख रुपए मिलेंगे भैया, तो प्राइस ब्रेकडाउन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि अगर आप टॉप 5 में तो क्या होगा, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट तो क्या प्राइस होगा। ठीक है, उस प्रकार। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी मोटिवेटिंग हो सकती है। आई नो आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि भैया मैंने सारा सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे पूरा डे तब तक आता ही नहीं है और मुझे नहीं लगता मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं तो पार्टिसिपेट करूँ कि ना करूँ। मैं बोलूँगा कि कर लो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर प्राइस के लिए नहीं भाग रहे हैं कि यार प्राइस मिलेगा चलो भाग के ले लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। हम यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं कि हमने यहाँ पर कोडिंग सीख ली है, उसको वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। रियल एनवायरमेंट में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अगर मैं हज़ारों लोगों के बीच में बैठा हूँ और कोडिंग कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, उस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं इस चीज़ के लिए नहीं जा रहा कि मुझे वहाँ पर इतने हज़ार के ऊपर मिल जाएगा, नहीं, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है, मैं एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ। अगर उसके साथ प्राइस भी मिल जाए तो क्या ही बात, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ यार। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं ऐड कर दूंगा जीसीसी का ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट का, उसमें जाना है, फटाफट से रजिस्टर कर देना है। 2-3 दिन में हमारी एक और गिव अवे की वीडियो आ जाएगी जहां पर एक जीसीसी का पार्टिसिपेशन, जीसीसी में रजिस्ट्रेशन करना, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लगा देंगे। तो बाद में भी करना है, अभी भी करना है, तो फटाफट अभी कर लेते हैं।
तो कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। चलो नॉर्मल चलते हैं, आपके दिमाग में जिस प्रकार चीज़ें आने वाली है उसी प्रकार सॉल्व करने निकल पड़ते हैं। मैंने बोला मुझे अप्रोच जाननी है, ठीक है, तो अप्रोच की मैं बात करने बैठा हूँ। पहली चीज़ मुझे क्या समझ में आ रही है कि यार अगर मैं इस प्रकार कर दूँ इसको, अगर ये सॉर्टेड होता तो क्या मेरे लिए चीज़ें निकालनी आसान थी? अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में होता और मुझसे कोई बोलता कि यार kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट दे दो, तो ध्यान से देखो, अगर ये एरे सॉर्टेड होता तो कैसे दिखता? ऐसे दिखता 4, 7, 10, 20, 23। मुझे दिख रहा है कि यार ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, ये थर्ड स्मॉलेस्ट है, ये फोर्थ स्मॉलेस्ट है, ये फिफ्थ स्मॉलेस्ट है। सब कुछ नॉर्मल है। तो इस केस मेरा आंसर क्या होता है? मेरा आंसर हो जाता जो भी इस एरे का नाम है, लेट्स से ARR है, उसका कौन सा एलिमेंट चाहिए? मुझे इसका फोर्थ एलिमेंट चाहिए था। फोर्थ एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पे। ये 0, 1, 2, 3। तो मैंने क्या बोला? ARR ऑफ k-1, ये मेरा हमेशा आंसर होता अगर ये एरे सॉर्टेड होता। तो मैंने बोला अगर एरे क्या सॉर्टेड होता, तो मैं पहली सॉल्यूशन जो निकलने वाला हूँ, लेट्स से जो मैं एल्गो नंबर 1 बनाने वाला हूँ, मैंने बोला सॉर्ट कर लो। मैंने बोला सॉर्ट कर लो एरे को। कर दिया। फिर उसके बाद ये मैंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और रिटर्न कर दो आंसर को। और आंसर किसके इक्वल है? जो भी आपका एरे है उसका k-1 इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी होगी। इस प्रकार सॉर्ट करने में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी होगी? मैंने बोला ऑफ n log n, है ना? और ये तो आपने कांस्टेंट ऑपरेशन रिटर्न कर ला, मतलब ये आंसर को इक्वल करने वाला, ठीक है। इन शॉर्ट आपकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी इस सॉल्यूशन की? n log n। इस प्रकार आपने इस सॉल्यूशन को बिग O ऑफ n log n के अंदर सॉल्व कर लिया है। ये बात हमें समझ में आ रही है। इस प्रकार आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक अप्रोच आ गई, एक अप्रोच समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं, भैया हम तो हीप्स पढ़ रहे हैं ना, इसको हीप से कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक अप्रोच तो आपने कर ली। अब एक और अगर मैं अप्रोच की बात करूँ कि चलो अगर मैं बात करता हूँ अप्रोच नंबर 2 की, तो मुझे क्या दिखता है कि यार एक बार हीप प्रयोग करके देखते हैं क्या हीप से हो सकता है। मुझे क्या निकालना है? मुझे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ना इस प्रकार का फ्लो लेता हूँ। मैंने बोला कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मैं ना आपका फर्स्ट k एलिमेंट के लिए ना एक हीप बना लेता हूँ। मैंने बोला आपके फर्स्ट k एलिमेंट्स के लिए मैं एक मैक्स हीप बना लेता हूँ। भैया मैक्स हीप क्यों बना रहे हो, मिनी हीप क्यों नहीं बना रहे? अभी समझ में आ जाएगा, ट्राई रन करेंगे तो। क्रिएट अ मैक्स हीप, ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद क्या करना है? मैंने बोला जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट है, फॉर रेस्ट एलिमेंट्स, जो बचे हुए एलिमेंट है, ये 0 से लेके k-1 इंडेक्स तक के एलिमेंट थे, और ये आपके k से लेके n-1 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स होंगे, है ना। फॉर रेस्ट एलिमेंट क्या करना है? इफ जो भी आपका एलिमेंट है वो छोटा है, किससे छोटा है? जो भी आपका हीप के टॉप पे पड़ा हुआ है, जो भी आपका हीप के टॉप पे पड़ा हुआ है उससे अगर छोटा है, तो मैंने बोला इसको भैया हीप को तो एक बार पॉप करा दो, एक स्पेस खाली हो जाएगा। के साइज का हीप था ना, और हीप में इसको पुश करा दो एलिमेंट को, हीप में इसको पुश करा दो एलिमेंट को, ठीक है। तो इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो हीप होगा ना यार, उसके अंदर टोटल के एलिमेंट्स तो हैं ही हैं। उसके अंदर टोटल के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो कि कौन से के एलिमेंट है? मैंने बोला ध्यान से देखो, जब भी कोई एलिमेंट छोटा निकलता है तो मैं डाल रहा हूँ उसके हीप के अंदर। तो इन शॉर्ट जो आपका एरे था ना यार n एलिमेंट्स का, तो इन n एलिमेंट्स के अंदर जो k स्मॉल एलिमेंट्स थे, ठीक है। जैसे अगर k की वैल्यू 4 थी, तो जो 4 स्मॉल एलिमेंट्स थे वो इस मैक्स हीप के अंदर आ चुके हैं, अब क्योंकि ये मैक्स हीप है, तो उन स्मॉल में से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आपका रूट नोड पे पड़ा होगा। तो इन शॉर्ट आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जो भी आपके हीप के टॉप पे पड़ा होगा। समझ में आई भैया? थोड़ी सी आई, पूरी नहीं आई। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे। हमने क्या बोला? एग्जाम्पल उठाते हैं, ड्राइंग करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। हमने बोला कि अगर आपका एरे इस प्रकार का है कि 7, 10, 4, 20, 15 इस प्रकार का एरे है, पहले क्या करना था? के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू 4 है इसके अंदर। मैंने क्या बोला कि के साइज का हीप बनाना है अपने को, के साइज का हीप बनाना है। कौन सा हीप? मैक्स हीप। किसके लिए? फॉर फर्स्ट के एलिमेंट्स। तो इसमें क्या हुआ होगा? स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट कौन से हैं? की वैल्यू 4 है ना, इसलिए स्टार्टिंग के 4 बोल रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट है, इसके लिए आपको मैक्स हीप बनाना है। तो कैसे बनेगा? पहले आपका 7 आया, ठीक है, फिर आपका 10 यहाँ पे लग गया, फिर इसने बोला कि यार नहीं, ये तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये ऐसा बन गया, है ना। ये हम सीख चुके हैं इंसर्ट कैसे करना होता है। फिर उसके बाद क्या आपका 4 आया, तो आपने 4 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 10 तो बड़ा ही है 4 से।
फिर उसके बाद आपका 20 आया, तो आपने क्या किया 20 को यहाँ लगा दिया, बट ये राइट प्लेस नहीं है तो इनको स्वैप करना पड़ गया। तो क्या हो गया 10 20 4 7, फिर ये राइट प्लेस नहीं है, इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। ये आ गया 20 10 7 4, ये आपकी रूट नोड होगी। तो इस प्रकार आपका ये हीप बन गया। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि यार आपने फर्स्ट के एलिमेंट के लिए एक मैक्स हीप बना दिया। फिर मैंने क्या बोला, जो बचे हुए एलिमेंट हैं, जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनके लिए ये वाली तरीके से पुश पॉप आपको करना है। तो ठीक है, बचा हुआ एलिमेंट क्या है 15 है, आपने 15 को कंपेयर किया टॉप पे जो पड़ा हुआ है, तो इन शॉर्ट आपने 15 को कंपेयर किया 20 से, तो 15 जो है वो लेस देन 20 है, आंसर आ गया ट्रू, बिल्कुल जी 20 है। तो इस केस में क्या करना होता है, हीप में से पॉप करो और फिर पुश कर दो 15 को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 20 का मुझे पॉप करना है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक बार किस प्रकार, अगर ये 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है। ठीक है, इसमें अगर 20 को पॉप करना था कैसे करते थे, मैंने बोला यार क्या करते थे, डिलीट किस प्रकार करते थे कि इस 20 की जगह आपने यहाँ पे ये 7 डाल दिया था, इन शॉर्ट क्या हो गया 7 10 4, और यहाँ पे नोड थी 7 वाली, ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या बोला कि 7 को सही जगह पर ले जाओ, तो आपने चेक किया दोनों में से मैक्स कौन सा है, अच्छा ये मैक्स है, तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 4, ये आफ्टर डिलीशन है, आपने डिलीट कर दिया 20 वाली नोड। अब आपने इसमें 15 पुश करी है, 15 आपने यहाँ पुश करी, आपने कंपेयर किया, अरे यार इधर प्लेस स्वैप कराने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, फिर आपने कंपेयर किया, स्वैप कराने पड़ेंगे यार, तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ से 15 10 7 4, इस प्रकार ये आपका रूट नोड है। तो आपने यहाँ पर अपना सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। मैंने इसके बाद क्या बोला था आपको कि आपके हीप में के एलिमेंट बचेंगे, आपके हीप में आज के टाइम पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, के वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, आपके हीप में के एलिमेंट बचेंगे और ये के एलिमेंट आपके पूरे एरे के अंदर शुरू के 4 स्मॉलेस्ट या शुरू के स्मॉलेस्ट होंगे। तो 4 स्मॉल अगर मैं निकालूं तो वो क्या होंगे, इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो क्या बनेगा 4 7 10 15 20, शुरू के 4 ये हैं 4 7 10 15, तो इस हीप के अंदर ये होने चाहिए, देखो 4 7 10 15, बिल्कुल ठीक है। तो शुरू के जो के स्मॉलेस्ट है वो इस हीप के अंदर पड़े हुए हैं। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि जो आंसर होगा ना यार वो आपका हीप का टॉप होगा, यानी कि जो हीप के टॉप पे पड़ा है वही आपका के स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इन शॉर्ट अगर मैं हीप का टॉप चेक करूं यहाँ पे तो आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 15 मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर है और मेरी के की वैल्यू 4 थी। इन शॉर्ट मैंने आंसर निकाल लिया। एल्गो समझ में आई, दोबारा समझाऊं, बहुत बढ़िया। तो पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता था कि यार शुरू के एलिमेंट के लिए एक मैक्स हीप बना लो। ठीक है, शुरू के एलिमेंट के लिए एक मैक्स हीप बना लो और वो इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना, जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना उन सब के लिए आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करना। हमेशा जो भी एलिमेंट है उसको कंपेयर कराओ हीप के टॉप से। अगर आपका एलिमेंट छोटा है, तो हीप को एक बार पॉप करा दो जो भी टॉप पे पड़ा हुआ है और आपके एलिमेंट को पुश करवा दो। बहुत बढ़िया, इस प्रकार चलना है। जब ये सब प्रोसेस कर लोगे रिमेनिंग एलिमेंट के लिए तो आपके हीप में क्या बचा होगा एट द एंड, आपके हीप में एट द एंड के एलिमेंट बचे होंगे जो कि स्टार्टिंग के स्मॉलेस्ट नंबर होंगे और टॉप पे आपका के स्मॉलेस्ट नंबर पड़ा हुआ क्योंकि ये मैक्स हीप हमने लिया था, दैट्स व्हाई मैक्स हीप लिया था, राइट। इसको फटाफट एक बार कोड कर लेते हैं और देखते हैं कि एक अप्रोच चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, पहला स्टेप क्या है कि आपको हीप मैक्स हीप बनाना है, एक मैक्स हीप बनाना है। तो मैंने बोला प्रायोरिटी क्यू बनाई मैंने, किस टाइप की, इंट टाइप की, इसका नाम लिख दिया पी क्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या डालना है, मैंने बोला शुरू के एलिमेंट डालने हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन के आई प्लस प्लस, इस प्रकार। मैंने बोला इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सारे एलिमेंट पुश करने हैं बेसिकली, बस पी क्यू डॉट पुश आपका ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 क्या था कि बचे हुए एलिमेंट्स के लिए आपको ये प्रोसेस करना है। तो आपने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू के से लेके आई लेस देन आर आई प्लस प्लस। इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें एक कंडीशन के द्वारा इंसर्शन करना है। हमने बोला इफ जो भी आपका एलिमेंट है ए आर आर ऑफ आई है, अगर वो छोटा है आपके पी क्यू डॉट टॉप से, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पी क्यू डॉट पॉप करना पड़ेगा और साथ ही साथ पी क्यू डॉट पुश करना पड़ेगा ए आर आर ऑफ आई को जो मेरा एलिमेंट है, राइट। स्टेप 2 भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर जो है वो क्या है स्टेप 3 में,
हमने बोला कि आंसर जो है वो इक्वल है किसके, पी क्यू डॉट टॉप के। तो मैंने बोला अपना आंसर रिटर्न करा दो, रिटर्न, तो मैंने बोला अपना आंसर क्रिएट कर लो, इंट आंसर इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, और मैंने बोला इसको रिटर्न करा दो यार। ठीक है, तो ये 3 स्टेप के अंदर आपने अपना कोड जो है वो फटाफट से लिख दिया है। समझ में आई? एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई सिंटेक्स एरर कर दिया हो या लॉजिकल एरर कर दिया हो, चेक कर लेते हैं। छोटे से एरर बता रहा है, ये कह रहा है कि अनडिक्लेयर्ड है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्यू। एक बार हम इसमें क्यू की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं, क्यू। ठीक है, और देखते हैं अब चलेगा कि नहीं। वो कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसको फटाफट यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने लॉजिक को, और C++ में जाते हैं, C++ में जाते हैं, और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अपना लॉजिक जो है कॉपी पेस्ट मार दिया है, ये कॉपी पेस्ट मार दिया है। अब हमने एक बार इसको चला के देख लिया, इंक्लूड कर रखा है क्या हमने ऑलरेडी। ठीक है, या आप ये वाली तरीके से इंक्लूड कर लेते हैं, बिट्स stdc++.h लिख देते हैं, इसको इंक्लूड कर देते हैं, तो आपको कोई भी फाइल को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करने की नीड नहीं पड़ती। आप चाहे क्यू यूज़ कर लो, हैश मैप यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, आपको कुछ भी इंक्लूड करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए प्यारी सी एक चीज़ थी, इसको बोलेंगे चालाकी प्लस। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ रहा है। हमने बोला कि हम एक और टेस्ट केस पर चलाएंगे इसे, तो हमने बोला टेस्ट केस अगेंस्ट, हमने बोला कि 5 एंटर, 7 स्पेस 10 स्पेस 4 स्पेस 20 स्पेस 5, और इसमें चौथा एलिमेंट बता दो मुझे। कंपाइलर रन, आंसर आना चाहिए 15, आंसर आना चाहिए 15, आंसर सॉरी 15 तो इसमें था ही नहीं 15 कैसे आना चाहिए। अच्छा हमने गलत लिख दिया, टाइप गलत कर दिया हमने, रुको दोबारा चलाता हूँ। हमने बोला 7 10 4 20 15 नहीं था, 15, हाँ 15 था, 15 लिखा। अब चलाते हैं, आंसर आना चाहिए 15, एक्सपेक्टेड आउटपुट है 15 और हमारा आउटपुट आ रहा है 20, तो हम कुछ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोला कि सब स्टेप 1 0 से लेकर के तक पी क्यू में पुश कर दो ARR ऑफ i को। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। स्टेप 2 के से लेकर लेस देन आर तक, के से लेकर लेस देन आर तक, लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, पी क्यू डॉट टॉप से कम है, आंसर आ गया, रन कर दो। 7 आ गया। कस्टम टेस्ट केस चलाना मुझे तो, पर मैंने इसको रन कर दिया और आंसर आना चाहिए, आना चाहिए, आ गया। मैंने इसको सबमिट कर दिया और ये चल गया। भैया लेस देन इक्वल टू क्यों किया? तो आर जो है वो बेसिकली आपका यार यहाँ पे दिया हुआ है एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइज दिया होता तो साइज के केस में सिर्फ लेस देन लगाता, इंडेक्स दिया हुआ तो इंडेक्स केस में लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ा मुझे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है प्रायोरिटी क्यू के द्वारा, हीप के द्वारा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालो तो आप निकाल लोगे। यहाँ पे आपने मैक्स हीप का यूज करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लिया। ध्यान सुनना मेरी बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपने मैक्स हीप का यूज करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लिया। अगर आपसे कोई लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने को बोलेगा तो आप मेन हीप का यूज करके निकाल लोगे। 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, बहुत फायदा देने वाली, याद रखना इस चीज को। ठीक है, स्टेप समझ में आ गए होंगे, श्योरिटी है मेरी पूरी कि आपको आ गया होगा। मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देना सोल्यूशन की। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपके लिए मजाक है बताना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देना मुझे। स्पेस तो आपको नजर आ ही रहा होगा, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यों बना जो कि के साइज का है, ऑफ के लग गया और कुछ तो है नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑफ के है। रिकर्जन का यूज तो किया नहीं हमने, आइटरेशन के द्वारा ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है इज बाइनरी ट्री हीप। सेकंड क्वेश्चन हमें कहते हैं कि इज बाइनरी ट्री हीप। क्या मतलब है इस बात का? तो क्वेश्चन मुझे ये कहता है कि यार तेरे को इनपुट में ना मैं एक बाइनरी ट्री दूंगा, इनपुट में एक बाइनरी ट्री दूंगा जो कि इस प्रकार का कुछ कुछ होगा, हो सकता है, और तू बस मुझे सिंपल सिंपल ये बता दे आउटपुट के अंदर यार क्या ये एक हीप है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या एक हीप ये है या नहीं है। आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था इस BST वाला, याद है? जहाँ पे कुछ कंडीशन हमारे पास थी, उसके आधार पर हमने बता दिया था कि यार ये BST है। क्या कंडीशन थी कि भैया हर नोड के लिए ना उसका लेफ्ट वाला पार्ट उससे छोटा होगा और राइट वाला पार्ट उससे बड़ा होगा हमेशा। उसी प्रकार हीप की प्रॉपर्टी मुझे पता होनी चाहिए। जब मैंने आपको हीप बताया था, मैंने आपको क्या बोला था यार, हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है और जो कि सेटिस्फाई करता है हीप प्रॉपर्टी को। अब मुझे एक बार बस ये चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपकी कौन सी हीप की बात हो रही है? यहाँ पे मैक्स हीप की बात हो रही है। तो इन शॉर्ट आपको मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, तो 2 चीजें करनी है आपको बेसिकली। पहले चेक करना है कि इस कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है जो भी इनपुट आपको दिया हुआ है, और सेकंड क्या ये मैक्स हीप है या नहीं। भैया मैक्स हीप क्या होता है? मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती थी?
कि कोई भी अगर आपकी नोड है तो आपकी जो भी नोड है वो अपने चाइल्ड से हमेशा बड़ी होगी, यानी ये हमेशा बड़ा होगा और ये दोनों नोड हमेशा छोटी होंगी इस नोड के कंपैरिजन में। सिंपल है। दो फंक्शन बना दो, एक चेक कर लो कंप्लीट बाइनरी है या नहीं है, एक चेक कर लो कि मैक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। दोनों ट्रू आ जाए तो आपका आंसर ट्रू हो गया, नहीं तो फॉल्स हो गया। सिंपल लॉजिक, राइट है। चलो एल्गो वाइज समझते हैं कैसे करना है। एल्गो वाइज समझते हैं। तो मैंने अगर एक सॉल्व फंक्शन बना रखा है तो उस सॉल्व फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैंने बस एक इफ कंडीशन लगा दी। यहाँ पे मैंने बोला इज CBT कंप्लीट बाइनरी चेक कर रहा है। दूसरा मैंने बोला कि यार इज मैक्स हीप ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया रिटर्न ट्रू, या फिर इसको मैक्स हीप की जगह मैक्स वाटर लिख दो, रिटर्न ट्रू, एल्स में फॉल्स कर देना यार। समझ गए। आपको दो फंक्शन लिखने हैं, एक तो इस CBT वाला और इस मैक्स ऑर्डर वाला, ठीक है। CBT कैसे चेक करते हैं भैया, ये समझा दो। मैंने बोला बहुत आसान है दोस्त। CBT चेक करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता होना चाहिए। तो इनपुट लिख लेते हैं, क्या क्या इनपुट में होना चाहिए। तो इनपुट वाइज अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मेरे पास ट्री का रूट नोड होगा इनपुट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में कौन सी करंट नोड बैठा हूँ उसका इंडेक्स होना चाहिए, और उसके बाद मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। नोड काउंट जो भी आपका डन है, ये हो गया। तो अब मैंने क्या बोला, मुझे बस एक चीज मेक श्योर करनी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यार जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर आपके अगर लेट से आप नोड आई पर खड़े हो तो उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू आई प्लस 1 पर होगा और राइट चाइल्ड 2 इंटू आई प्लस 2 पर होगा, राइट। ये याद है, मैंने आपको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग बता रखा है और आपको 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का भी बता रखा है। तो बस मुझे इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बता दूंगा मैं CBT है कि नहीं है। मैंने बोला जैसे ही मैं लेफ्ट और राइट निकाल रहा हूं, अगर ऐसा हो गया कि यार आपका जो ये लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्स निकल के आया है ये आपके टोटल नोड से ही बाहर चला गया, नोड एग्जिस्ट करती है बट वो इस काउंट से ही बाहर निकल गया, तो भैया आप गलती कर रहे हैं। कैसे भैया समझ नहीं आया। मैंने बोला देखो, अगर आपका ट्री इस प्रकार का होता, अगर आपका ट्री जो है वो इस प्रकार का होता ऐसा, तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है यार ये नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लेफ्ट से फुलफिलमेंट होती है, लेफ्ट से आपकी नोट इंसर्ट होती है। तो पहले ये होना चाहिए था, उसके बाद ये आता है, पर यहाँ पे इस केस में ये नहीं हो रहा है, इस केस में सिर्फ राइट चाइल्ड है। तो अगर मैं इंडेक्सिंग यहाँ पे करने बैठ जाऊँ अभी, तो मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, यहाँ पे जो होता तो 6 होता और यहाँ पे 7। बात समझ में आ रही है। टोटल नंबर नोड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड है 6, ठीक है। और आपका इसका इंडेक्स कितना है 7। तो कभी ना कभी जब इस नोड में पहुंचोगे, इस 7 को कंपेयर कराओगे इस 6 के साथ, तो इससे बड़ा हो गया। अरे भैया यहीं से तो पता लग गया आपको ये CBT नहीं है, फॉल्स। तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करके पता लगा लूंगा कि यार जो ट्री मुझे दिया वो CBT है या नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है। कैसे, अगर इनमें से कोई भी लेफ्ट या राइट में से जो भी इंडेक्स आप निकाल रहे हैं बड़ा हो जाता है आपके टोटल काउंट से, जो भी टोटल काउंट है, तो भैया मैं बोल दूंगा नहीं भाई, नॉट अ CBT। समझ में आई। और यहाँ मैंने आपको एक वैलिड एग्जांपल भी दे दिया, समझ में आ गई। फटाफट इसको एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो मैंने बोला कि पहला केस तो मुझे पता ही होता है यार, अगर मान लो रूटीन नल है, तो अगर आपकी रूटीन नल निकली, अभी मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, इसको ऐसा मत लिखना भैया आपने सिंगल इक्वल का साइन लगा दी, 2 लगाने थे, लो 2 लगा दिए। अगर आपका रूटीन नल है तो क्या CBT मानूंगा। मैंने बोला कुछ पढ़ा तो है नहीं, मान लो रिटर्न ट्रू, ट्रू हो गया। सिंटैक्स समझ रहा हूँ तो सिर्फ समझा रहा हूँ पहली चीज। सेकंड चीज मैंने क्या बोली, अगर यार आपका जो इंडेक्स है ना वो मान लो इस नोड काउंट से बड़ा हो गया, टोटल जो आप नोड है नंबर ऑफ नोड उससे बड़ा हो गया, तो क्या करना है। मैंने बोला सिंपल चीज है, फॉल्स रिटर्न कर दो भाई। आप एक्सीड करके टोटल नंबर ऑफ नोड को यार इंडेक्स, ये जो आपका इंडेक्स करंट इंडेक्स है, तो फॉल्स भेज दो, ठीक है। एल्स अब क्या करना है, मैंने बोला सिंपल, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब कि आपका आई तो ठीक था, अब बस आपको आई का लेफ्ट और आई का राइट चेक करना है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल चेक कर लो यार, रिटर्न, या फिर ऐसे कर लो कि लेफ्ट का आंसर निकाल लो, लेफ्ट का आंसर निकाल लो। आपने चेक किया लेफ्ट का आंसर इस CBT, कहाँ पे गए आप, रूट के लेफ्ट में गए और यहाँ पर आपका करंट इंडेक्स क्या हो जाएगा लेफ्ट में, 2 इंटू आई प्लस 1, और नोट काउंट तो नोट काउंट ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से राइट की कॉल गई, यहाँ पे 2 इंटू आई प्लस 2 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ये दो चीज़ आ गई, इनको चेक कर लो बस यार, रिटर्न लेफ्ट एंड राइट, खत्म। तो आपने इस CBT फंक्शन कंप्लीट कर लिया, आपको पता लग गया जो ट्री आपको गिवन है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। बहुत बढ़िया, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। सेकंड थिंग आपको चेक करना है कि इज मैक्स ऑर्डर
फॉलो करता है या नहीं करता। आपको चेक करना है कि वो मैक्स ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है उसको फॉलो कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा दोस्त, मुझे एक तो ट्री पास करना पड़ेगा सबसे पहली चीज, है ना। ट्री में तो मैं चेक करूंगा कंडीशन। कंडीशन क्या चेक करनी है भैया, मैंने बोला बहुत सिंपल है, बस समझ के देखते हैं। मुझे ये पता है ट्री जो होगा, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, इस फंक्शन तक पहुंच गए, तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तभी यहाँ तक पहुंचे हो, नहीं तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाता और आप यहाँ तक पहुंचते भी नहीं। ये पता है ना आपको, अगर आप इफ में मान लो एंड कंडीशन लिख रहे हैं ऐसे, अगर मान लो ये ट्रू है तो आप बी तक आओगे चेक करने के लिए, बट अगर मान लो यही फॉल्स आ गया तो आप सीधा इसे फॉल्स रिटर्न कर दोगे, आप बी को एग्जीक्यूट करने तक नहीं आओगे। पता होना चाहिए इस चीज का आपको, है ना। तो अगर मैं यहाँ तक पहुंचा इस फंक्शन तक, तो ये गारंटी है कि सीबीटी तो है, ट्री सीबीटी तो है, यानी ट्री सीबीटी है मतलब, ठीक है, इस प्रकार बन रहा है। तो इसमें 3 प्रकार की नोड हो सकती है, ध्यान से देखो। एक नोड हो सकती है आपकी जिसके दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, बोथ चाइल्ड एग्जिस्ट। दूसरी नोड क्या हो सकती है यार, जो लीफ नोड है। तीसरी नोड यार ऐसी नोड जिसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। राइट तो इसमें डाल नहीं सकते, कंप्लीट बाइनरी बन नहीं पाएगा, फिर ओनली लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट। तो ये 3 नोड बन सकती है आपकी सिर्फ अगर आप इस फंक्शन तक आ चुके हैं तो मैंने सिंपल पहला केस उठाया, मान लो लीफ नोड है, मैंने बोला इफ लीफ नोड कैसे करता है आपको पता है, रूट का लेफ्ट नल होना चाहिए, रूट का राइट नल होना चाहिए। अगर लीफ नोड है तो क्या करना है, अगर लीफ नोड है तो यार लीफ नोड तो अपने आप में हीप होता है, मैंने बोला रिटर्न ट्रू हो गया। सेकंड केस, अगर सिर्फ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि आपका राइट नल होगा। तो मैंने बोला अगर आपका राइट नल है, सिंटैक्स समझ जाओ दोस्त, अगर आपका राइट नल है तो बस मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी ना यार, अगर आपको हीप चेक करना होता तो आप क्या करते, आप बस ये चेक करते हो ना यार कि आपका जो पेरेंट है हमेशा चिल्ड्रन से बड़ा होना चाहिए। तो ये कौन सा केस है, ये केस है जिसमें सिर्फ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो आपका सिर्फ ऐसा केस है। तो आपको चेक करना है कि ये नोड इस नोड से बड़ी होनी चाहिए, तो आपने रिटर्न कर दिया कि यार रूट का जो डेटा है ना वो बड़ा होना चाहिए रूट के लेफ्ट के डेटा से। बहुत बढ़िया। और एल्स में अगर आप जाएंगे तो यानी आप कौन से नोड की बात कर रहे हैं, देखो ये आपने कर लिया, ये आपने चेक कर लिया, तो आप बोथ चाइल्ड पे आ गए आप, तो आप बोथ चाइल्ड वाले केस में आ गए। बोथ चाइल्ड में सिंपल केस है यार, आपको 2 चीज चेक करनी है, पहला कि रूट का जो डेटा है वो बड़ा होना चाहिए रूट के लेफ्ट के डेटा से, एंड रूट का जो डेटा है वो बड़ा होना चाहिए रूट के राइट के डेटा से। ये तो आपने कर लिया करंट नोड के लिए, जिस नोड पे आप स्टैंड कर रहे हो इसके लिए कर लिया आपने, ठीक है, इस नोड के लिए आपने चेक कर लिया, ठीक है। बट आपको मेक श्योर करना है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो भी खुद अपने आप में हीप हो, राइट वाला पार्ट भी अपने आप में हीप हो। तो मैंने बोला लेफ्ट के लिए कॉल मार दो, रिकर्शन भी आंसर ले आएंगे। तो आपने बोला कि यार इज मैक्स ऑर्डर, ये आपने लेफ्ट में कॉल मार दी, एंड राइट में कॉल मार दो, इज मैक्स ऑर्डर, ये आपने राइट में कॉल मार दी, खत्म। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इन शॉर्ट गेम बहुत आसान थी। आपने बोला कंप्लीट बाइनरी है नहीं, ये चेक कर लो, और मैक्स ऑर्डर फॉलो करता है कि नहीं ये चेक कर लो। तो फटाफट एक बार कोड लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मेरे पास ये फंक्शन है, मुझे इसको कंप्लीट करना है। मैंने फटाफट इसको काटा और बोला सिंपल कोड है यार। मैंने बोला कि यार इफ अगर इज सीबीटी, कौन है सीबीटी, सीबीटी में जी आपके इनपुट में क्या जाता है, एक तो आपका रूट जाता है और आपका करंट इंडेक्स जाता है। करंट इंडेक्स क्या होगा, मैंने बोला करंट इंडेक्स जो है वो 0 होगा, तो यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया। और टोटल काउंट कैसे निकलेगा, मैंने बोला टोटल काउंट, एक फंक्शन बना लेते हैं, काउंट नोड्स, इसके अंदर पास कर दिया रूट, ठीक है, ये आपका टोटल काउंट ले आएगा। मैंने बोला टोटल काउंट। चलो, आपने सीबीडी चेक कर लिया, इसके बाद क्या चेक करना है, एंड इज मैक्स ऑर्डर, इसमें क्या पास करना है, रूट पास करना है, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी चीजें, ठीक है। अगर ये है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। समझ में आ गई। पहले ये फंक्शन लिख लेते हैं काउंट नोड वाला, इसका नाम लिखते हैं काउंट नोड्स, और मैंने लिखा कि यार इंट काउंट नोड्स, और इसके अंदर आपका आया है स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट। सिंपल है, बेस केस रिकर्जन। बेस केस क्या कहता है कि अगर मान लो आपका जो रूट है वो नल है तो काउंट क्या होगा, सिंपल है, काउंट 0 होगा, रिटर्न 0। और आपका आंसर कैसे निकलेगा, मैंने बोला आंसर कैसे निकलेगा, आंसर क्या होगा, बेसिकली सिंपल चीज है, रूट नोड का 1 डाल दो, 1 प्लस लेफ्ट से जो आंसर आ रहा है काउंट नोड्स रूट का लेफ्ट प्लस जो राइट से आंसर आ रहा है ना आसान। रिकर्जन भैया सब कर लेते हैं, सब आसान है।
रिटर्न कर दिया आंसर। चलो ये हो गया। अब मैंने इस CBT वाला फंक्शन लिखना है। मैंने बोला bool is CBT। यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे मुझे पहले तो मेरे पास मेरी नोड होनी चाहिए, स्ट्रक्ट, उसके बाद मेरा इंडेक्स और उसके बाद मेरा काउंट। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे हमने किस प्रकार कोड लिखा है, हमने बोला अगर आपका रूट ही नल है, सबसे पहले रूट ही नल है तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में सिंपल है रिटर्न ट्रू कर दोगे। पहला केस सही हो गया। उसके हमने क्या लिखा कि मान लो आपका जो इंडेक्स आया ना यार वो बाहर चला गया, एक्सीड कर गया वो टोटल काउंट को, इंडेक्स आपका एक्सीड कर गया या इक्वल हो गया टोटल काउंट के। हम यहाँ पे जीरो भी इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो हम इक्वल टू वाला केस भी हैंडल करना पड़ेगा। इंडेक्स अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया किसके, टोटल काउंट के, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न फॉल्स करना है, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला आगे, मैंने क्या बोला आगे कि यार एल्स केस, इसके अंदर आपको करना है लेफ्ट से आंसर निकाल लो, bool left is equals to is CBT रूट का राइट कॉमा इंडेक्स का क्या हो जाएगा 2 स्टार इंडेक्स प्लस 1 और आपका काउंट ये आ गया। इसी प्रकार आपने राइट का आंसर निकाला, bool right is equals to is CBT। यहाँ पे आपने रूट के राइट को कॉल कर दिया, ऊपर गलती से राइट लिख दिया, लेफ्ट आना है, यहाँ पर कर दिया 2 स्टार आई प्लस 2 और ये आपका काउंट आ गया। दोनों चीज़ें हो गई, फिर हमने इनको रिटर्न कर लिया गया, ये दोनों CBT हैं, ये दोनों CBT हैं, बहुत बढ़िया। तो रिटर्न लेफ्ट एंड राइट, ये वाला काम भी हो गया। फिर अगला फंक्शन हमने लिखा मैक्स ऑर्डर चेक करने के लिए, हमने बोला bool is मैक्स ऑर्डर, अंदर पास कर दिया स्ट्रक्ट, स्पेलिंग लिखनी आती नहीं है, आगे लिख दिया हमने रूट। पहले आ गया मेरा बेस केस। बेस केस क्या लिखा हमने कि अगर लीफ नोड है, तो हमने बोला अगर लीफ नोड है, हमने बोला अगर लीफ नोड है, लीफ नोड कैसे करते हैं, अगर आपका रूट का लेफ्ट जो है वो नल हो एंड रूट का राइट जो है वो भी नल हो। इस केस में क्या करना है, इसके सिंपल मैंने बोला रिटर्न ट्रू। लीफ नोड है ना यार, तो अपने आप में हीप तो मान ही सकते हैं। सेकंड केस, अगर आपको सिर्फ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो मैंने बोला रूट का राइट जो है वो नल के इक्वल है, तब तो सिर्फ लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा। इस केस में क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपल मैंने एक कंडीशन चेक कर ली लेफ्ट वाली कि रूट का जो डेटा है ना यार वो बड़ा होना चाहिए रूट के राइट के डेटा से। कुछ गड़बड़ हमने कर दिया है, गड़बड़ ये करिए कि हम कोड कर रहे हैं यहाँ पे C+ में और ये C सिलेक्टेड है, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे रूट के राइट के डेटा से, ठीक है। अगला केस हमने क्या लिखा एल्स में कि भैया ये कंडीशन चेक कर लो, पहले लेफ्ट से आंसर निकाल लो, bool लेफ्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने लिखा इज मैक्स ऑर्डर रूट का लेफ्ट, लेफ्ट से आंसर आ गया, bool राइट इज इक्वल्स टू इज मैक्स ऑर्डर रूट का राइट। उसके बाद मैंने तीसरी कंडीशन लिखी, तीनों कंडीशन लिख दी कि यार इफ लेफ्ट जो है वो एक मैक्स ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, राइट भी मैक्स ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एंड ये वाली कंडीशन कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी कि रूट के डेटा को कंपेयर कर लिया आपने रूट के लेफ्ट के डेटा से, एंड रूट के डेटा को कंपेयर कर लिया आपने रूट के राइट के डेटा से। बहुत बढ़िया। इस केस में आपने बोला रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, या फिर इतना लिखने की नीड नहीं है, सिंपल इसको रिटर्न लिख दें आप लोग। ठीक है, इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और कुछ करना है, और कुछ नहीं करना है, फटाफट यहाँ पे कोड को रिप्लेस करते हैं यार, C++ में करना था ये, कॉपी कर लेता हूँ और C++ में जाते हैं, एक बार रीसेट कर लेते हैं और यहाँ पे अपना कोड डालते हैं। यहाँ पे अपना कोड हमने डाल दिया। हमने क्या करना है, हमने अपने इस डेटा को यहाँ से, इस कोड को यहाँ से उठाया और यहाँ पर चिपकाया, ठीक है, और इसको हमने हटा दिया। इसको फटाफट एक बार चला कर देख लेते हैं कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ है कि नहीं। चलाया 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 चलाया, कहाँ पर गड़बड़ है, उसने बोला काउंट नोट डिक्लेयर नहीं किया गया, स्पेलिंग गलत है, दोबारा चलाओ।
छोटे मोटे यार तो इंसानों के आते रहते हैं यार, है ना, इंसान है। 2 स्टार आई क्या है नहीं पता, इंडेक्स है उसका नाम इसलिए। रन करो और बताओ क्या गलती है, फटाफट फटाफट। उसने बोला कि यार मैक्स ऑर्डर नामक कोई चीज़ है भी तुम्हारी, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग की गलती है, आगे चलो फटाफट फटाफट फटाफट। उसने बोला कि यार मैक्स ऑर्डर की स्पेलिंग ढंग से कर लो, मैंने बोला ठीक है गलती होगी माफ़ी, ठीक है अब करते हैं। उसने कुछ बोला, उसने बोला यार तुम्हें कोड नहीं करना आता, रूट जैसी कोई चीज़ डिक्लेयर ही नहीं करेगी 1939 नंबर पे, ट्री है इसका नाम, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। इसको हमने रन कर लिया, अब चलेगा, अब चलेगा, बहुत बढ़िया। हमने बोला चल तो गया है, एक बार और कोई टेस्ट केस चला के देख सकते हैं, और कोई टेस्ट केस चला के देख सकते हैं क्या। मैंने इसको उठा लिया एक बार, चिपकाया, रन कर दिया और देखते हैं क्या होता है। सही चल रहा है, मैं वाला सबमिट करूँ, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट किया और हाँ कहीं पर क्या आ गया, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, कोई पॉइंटर हमने खराब कर दिया गया। इंडेक्स ये रहा, टोटल काउंट ये रहा, काउंट आप यहाँ से नोड निकाल के ला रहे हैं, काउंट करते हुए रूट अगर नल है रिटर्न 0, नहीं तो आंसर आप निकाल रहे हैं लेफ्ट और राइट के लिए और आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। सीबीटी में जा रहे हैं, सीबीटी में जब हम गए हमने चेक किया अगर रूट नल है रिटर्न ट्रू करो, अगर इंडेक्स आपका आगे जा चुका तो रिटर्न फॉल्स करो, एल्स केस में लेफ्ट से आंसर निकाल के लाओ, राइट से आंसर निकाल के लाओ, और लेफ्ट और राइट को आप कंडीशन के आधार पर आंसर भेज दो, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने बोला कि मैक्स आउट वाली प्रॉपर्टी चेक कर लो, मैक्स आउट वाली प्रॉपर्टी हमने बोला अगर रूट का लेफ्ट नल है, राइट भी नल है तो रिटर्न ट्रू करो, ठीक है। अगर रूट का राइट नल है तो बस लेफ्ट से चेक कर लो डेटा को, ठीक है, लेफ्ट चेक करना था यार, गलती करिए। और यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट का आंसर निकालो, राइट का आंसर निकालो, कंडीशन चेक करो और आंसर भेज दो, ठीक है। कंपाइल करो, यहाँ पे लेफ्ट को कंपेयर करना था ना यार, क्योंकि राइट तक एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए गलती हो रही थी। यहाँ पे सबमिट करते हैं हम, ठीक है। तो सारे के सारे टेस्ट के हमने पास कर लिए, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिखने में भले यहाँ पर इजी लिखा गया हो, बट मुझे लगता है इसको मीडियम मार्क होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि यार आपके पास एक ट्री गिवन है, कोई भी ट्री हो, आप बताओ कि हीप है या नहीं, वैलिड हीप है या नहीं, तो आप सॉल्व कर लोगे, आपके लिए मजाक है आपसे आज से वो काम करना, ठीक है। आपको कोई पूछे कि यार क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है, तो आपके लिए वो कोड करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो चुकी हैं और ठीक है, कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक करें इसकी एक बार कितनी है। चलो, हमने पहले काउंट करी नोड, ट्री के काउंट करने में आपने पूरा ट्री ट्रैवर्स कर लिया होगा, ऑफ एन हो गई, ठीक है। प्लस करते हैं इसमें क्या, हमने सीबीटी चेक करने गए, सीबीटी चेक करने गए, देखते हैं सीबीटी में क्या किया था। सीबीटी में हमने पूरा का पूरा ट्री फिर दोबारा ट्रैवर्स कर लिया यार, ठीक है, एन हो गया। उसके बाद हमने फिर आगे गए, हमने फिर मैक्स ऑर्डर प्रॉपर्टी चेक की, मैक्स ऑर्डर में क्या किया, हमने फिर दोबारा पूरा ट्री ट्रैवर्स कर लिया, राइट, आ गया ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेक होगी, काउंट जब करने गए होगे तो ऑफ एच स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी होगी, सीबीटी में सेम और इसमें भी सेम, ठीक है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो आपने जो एक्सपेक्टेड टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसके आधार पे ही, मतलब उन्हीं लाइंस पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का नाम है मर्ज टू बाइनरी मैक्स हीप। चलो, क्वेश्चन कहता है कि मर्ज कर दो, क्या मर्ज कर दो, दो बाइनरी मैक्स हीप को। ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, बहुत आसान है। मर्ज टू वीएसटी वाला याद है, कुछ कुछ उन्हीं लाइंस पर करने वाले, दो इन ऑर्डर निकाले थे, उनको मर्ज किया था, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज करके, और फिर उसको इन ऑर्डर टू बीएसटी करके कन्वर्ट कर लिया था, याद है। उसी प्रकार की चीज़ कर लेते हैं यार। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास इनपुट में दो हीप है यार, मेरे पास इनपुट में दो हीप है, एक मैक्स हीप 1 और एक मैक्स हीप 2। मुझे क्या पता है कि इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे को मिली वेक्टर की फॉर्म में रहा है, वाह क्या बात। तो मेरे को वेक्टर की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, मुझे वेक्टर की फॉर्म में ऑलरेडी मिल रहा है, मुझे करने की नीड नहीं है। इसका नाम ए हो गया, ए वेक्टर की फॉर्म मिल रहा है, इसका नाम हमने बी रख दिया, लेट्स से। मैंने क्या बोला कि दो एरे हैं, ये दो एरे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों एरे को मर्ज कर लो, इन दोनों एरेज को आप मर्ज कर लो, ठीक है। इन दोनों एरेज को आप मर्ज कर लो, आपने एक वेक्टर बना लिया, इनको मर्ज करने के बाद मर्ज कैसे करना है भैया, मैंने बोला सिंपल डाल दो, बस वैल्यूज पुश कर दो सारी की सारी, मुझे नहीं मतलब कि वो सॉर्टेड है कि नहीं है। तो आपने एक वेक्टर सी बना लिया इन दोनों एरेज को मर्ज करने के बाद, ये बात समझ में आ गई। तो आपका सब क्या है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होगी कि आपको ऐसे एरे पड़ा हुआ है और इसको आपको कन्वर्ट करना है हीप के अंदर। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना हीपीफाई वाले फंक्शन से, आपने हीपीफाई कर दिया इस एरे को,
तो अब जो आंसर निकल के आएगा वही आपका हीप है। बन गया एल्गो। आपके पास वेक्टर पड़े हैं, आपने मर्ज कर दिया। अगर ये m साइज का था, ये n साइज का था, मर्ज करने में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ m प्लस n। ठीक है, फिर आपने हीपिफाई कर दिया। बिल्ड हीप करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, आप सबको पता है। बिल्ड जो होता है हीप वो O ऑफ n में हो जाता है, राइट। तो जो भी आपका टोटल साइज होगा O ऑफ m प्लस n, तो उसी में आपने वो हीप भी बिल्ड कर लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। और हम इसमें जो हमने फंक्शन हीपी वाला पहले से लिखा उसको रीयूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और हीपी वाला फंक्शन उठा कर लाऊँ, तो ये जो हमने हीपी वाला फंक्शन लिखा है ये वन बेज इंडेक्सिंग के लिए लिखा है, याद रखना इस चीज़ को। जब लेफ्ट चाइल्ड 2i हो तो वन बेज इंडेक्सिंग के लिए लिखा है, जब लेफ्ट चाइल्ड 2i प्लस 1 हो तो जीरो बेज इंडेक्सिंग के लिए लिखा है। तो ये हमने वन बेज इंडेक्सिंग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने अपना कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास एक ऐसा कोड पड़ा है जो कि हीपिफाई कर सकता है, ठीक है। बिल्ड हीप का फंक्शन भी हमने कहीं लिखा होगा, यहीं पर लिखा होगा पक्का। निकालते हैं हमको, देखो यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ हीप क्रिएशन इस प्रकार। ये आपका 1 से दोबारा समझा रहा हूँ, अगर आपका 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो आप n/2 से ग्रेटर देन 0 जाते हैं। अगर आपका 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो आप n/2 -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाते हैं। y वाला पार्ट क्यों भैया, रट्टा नहीं मारना, क्यों भैया, पिछले वाली वीडियो में समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे फटाफट अगर मैं कोड लिखूँ तो मेरे को स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 क्या कहता है कि मर्ज बोथ एरेज इनटू 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है कि यार बिल्ड हीप यूजिंग मर्ज्ड एरे, ऐसा कुछ ही है। तो बिल्ड कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बिल्ड कर रखा है इस प्रकार, n/2 से ग्रेटर देन 0 तक मैंने हीप का फंक्शन कॉल कर दिया। ये लो बिल्ड कर दिया जी मैंने, ठीक है। तो अगर मेरे लेट्स से इसका नाम आंसर रख दिया, आंसर रिटर्न कर देते हैं। ऐसे नहीं करते, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने बोला दोनों एरेज को मर्ज कर दो, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए मैं। हमने बोला दोनों एरेज को मर्ज कर दो, दोनों एरेज को मर्ज करने के लिए मैंने पहले एक तीसरा आंसर निकाल लिया हमारा वेक्टर, इसका नाम रख दिया हमने आंसर, ठीक है। इसके नाम में दोनों वैल्यूज डालनी है, ए की वैल्यूज भी सारी डालनी है और बी की भी डालनी है। तो मैंने एक लूप चलाया फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या करना है, आंसर के अंदर डाल दो सारे के सारे एलिमेंट, पुश बैक कर दो क्या ए ऑफ, सॉरी बेसिकली आप आई डाल दो सिर्फ, ठीक है। फॉर ईच लूप आपने चला रखा है। इसी प्रकार आपने एक और लूप चलाया फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू बी। क्या करना है, आंसर के अंदर सारी वैल्यूज डाल दो। चेक करना है इंटरनेट पे कि कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड इसमें सारे के सारे एक वेक्टर के एलिमेंट को दूसरे में डाल दो, होता है, पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने काम कर दिया, दोनों के एलिमेंट्स को आपने एक में डाल दिया, मर्ज कर दिया बेसिकली। फिर आपने क्या बोला, इसको बिल्ड हीप को बिल्ड कर देना। बिल्ड करने का क्या तरीका है, इस फॉर लूप के द्वारा कर दूंगा मैं। इसका नाम क्या है, आंसर। आंसर n/2 से ग्रेटर देन 0 तक मैं गया, i - 1, बहुत बढ़िया। तो मेरा आंसर आ गया, मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बस मुझे इसको वेक्टर लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिख देते हैं, वेक्टर इंट ARR। समझ में आई ये चीज़, समझ में आई ये चीज़। n की वैल्यू क्या है ये नहीं पता मुझे, n इज इक्वल्स टू ans डॉट साइज, ठीक है। i की वैल्यू क्या है वो हम पास करें, रन करके देखते हैं कुछ गलती है क्या इसके अंदर। उसने बोला कि यार सेमीकोलन तो डाल दिया करो। हमने बोला सॉरी भाई, कहाँ कहाँ कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो। उसने बोला लाइन नंबर 15 पर। अच्छा जी, कहाँ पर, हमें तो दिख नहीं रहा कौन सा सेमीकोलन की बात कर रहे हैं हम। 2 ब्रैकेट डाल दिए गलती से। अब रन करो, अब रन करो। उसने बोला कि यार मर्ज हीप्स की जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या है, अच्छा इसमें n ऑलरेडी पास हो रहा है, तो चलो कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने साइज लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। तो अब मैंने क्या बोला कि चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कोड में कुछ गलती तो नहीं है। तो मैंने बोला स्टेप 1 था मर्ज करो दोनों एरेज को। जो मेरा लॉजिक ऊपर हीपिफाई का लिखा है ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए लिखा है मैंने, वन बेस्ड इंडेक्सिंग का लॉजिक है ये दोस्त। अगर 0 बेस्ड होता तो आपका 2i+1 होता है, यहाँ पे 2i+2 होता और यहाँ पे इक्वल टू साइन की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। ये 3 चेंजेस होते हैं। तो अगर वन बेस्ड है तो आई हैव टू मेक श्योर कि आंसर के अंदर पहले इंडेक्स पर कुछ भी रैंडम वैल्यू डाली हो, ठीक है। और उसके बाद आपने ए की सारी वैल्यूज डाल दी और बी की सारी वैल्यूज डाल दी। यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लिया और यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दिया। रन कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। रन किया मैंने और अभी छोटी सी कहीं पे गड़बड़ आ रही है।
तो फटाफट चेक करते हैं गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। मैंने यहाँ पर अपना एक फोर लूप चलाया, वहाँ प्रिंट करके देखता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। एक बार फटाफट में जो मेरा आंसर है उसकी वैल्यूज प्रिंट करके दे दो यार, ताकि मैं समझ पाऊँ कि गलती कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, क्या आंसर आ रहा है? -1। इस प्रकार की एक चीज आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, इसका मतलब जो इनको आंसर चाहिए ना यार, उसमें -1 मेरा जा रहा है, तो इनको आंसर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग चाहिए, इनको -1 नहीं चाहिए। तो ठीक है, अपने सोल्यूशन को जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे चलते इसको हटाओ, हटा दिया। उसके बाद आप जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में साइज बाय 2 -1 से जाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। ठीक है, ये एक चेंज हो गया। उसके बाद अंदर आप जाएंगे तो ये 2i प्लस 1 होता है जीरो इंडेक्सिंग, और ये 2i प्लस 2 होता है। बहुत बढ़िया। इक्वल टू साइन की कोई नीड नहीं होती है, सिर्फ लेस देन साइन काफ़ी है, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको अगर रन करूं तो क्या मेरा आंसर आएगा? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोस्त। तो मेरा आंसर 12 10 9 2 5 7 6। बहुत बढ़िया। इसको एक बार हटा के दोबारा रन कर लेते हैं, दोबारा रन कर लेते हैं फटाफट। चल रहा है, मैंने बोला सबमिट करके देखो एक बार, चलेगा कि नहीं चलेगा। सबमिट करके देखो तो 10,000 10 सही में 10,000 टेस्ट केस भाई साहब, और हमारे सोल्यूशन ने पास कर लिए हैं पहले अटेम्प्ट में। वाओ गुड। तो इस प्रकार हमने दो बाइनरी मैक्स हीप हो चाहे मिन हीप, उनको हम मर्ज कर सकते हैं। क्या किया हमने? बेसिकली मेरे पास एक हीप यहाँ पड़ा था, हीप 1, एक हीप यहाँ पड़ा था, हीप 2। ठीक है, किसकी फॉर्म में थे? एरे की फॉर्म में तो होते हैं ये, है ना, एरे की फॉर्म में तो होते हैं। मैंने क्या किया, इनको दोनों को मर्ज कर दिया, या फिर इन दोनों को मैंने एक सिंगल एरे में डाल दिया। चलो, यहाँ पे ऑफ m प्लस n का मैंने स्पेस ले लिया, और टाइम भी उतना ही लगा। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब ये जो मेरा एक सिंगल एरे आया, मैंने इसको हीपीफाई कर दिया दोस्त, मैंने इसको हीपीफाई कर दिया। हीपीफाई जब मैंने इस एरे पे लगाया तो ये एक हीप बन गया दोस्त। अब ये रिप्रेजेंट करता है एक हीप को, जो हीप 3 है, बेसिकली आपका आंसर है। बस खत्म, इतना ही किया, इतना ही किया। बिल्ड हीप कर दिया मैंने ना, बिल्ड हीप कर दिया, बिल्ड, अरे ढंग से लिखो दोस्त, बिल्ड हीप करा आपने, हीप बना दिया आपने बेसिकली, राइट। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो भी कोड हमने पहले से लिखा हुआ है उसी के आधार पर एक चीज आपको अंडरस्टैंडिंग ढंग से आ गई कि जब भी मैं हीप बनाता हूँ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के साथ, जब मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के साथ हीप बनाता हूँ तो मुझे हीप क्रिएशन कैसे करनी होती है? मुझे हीप क्रिएशन करनी होती है n/2 - 1 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। क्या मतलब है इस बात का भैया? मैंने बोला आई की वैल्यू है ये, और ये ऐसा क्यों है? ये बेसिकली आपकी सारी नॉन लीफ नोड्स होती हैं, और वन बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर n/2 से लेकर आप जाते हो ग्रेटर देन 0 तक, ये सारे आपके नॉन लीफ नोड्स होती हैं। ठीक है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना दोस्त, हर चीज का भाई पता होना चाहिए। उसके बाद जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर आपका लेफ्ट चाइल्ड जो होता है वो होता है 2i + 1, राइट चाइल्ड जो होता है वो होता है 2i + 2। वन बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर लेफ्ट चाइल्ड जो होता है वो होता है 2i, राइट चाइल्ड जो होता है वो होता है 2i + 1। सब क्लैरिटी पूरी रखो यार, ऐसे लिखो कोड कि लगे कि आपने ही बनाया था, इसके आविष्कार ही आपने कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए यार, ये आपके दिमाग में ऐसे फिट होनी चाहिए कि मतलब कोई पूछने से पहले ही आप आंसर बताते हैं, सर पूछो मत, मुझे आता है, सर पूछो तो बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार वाई वाला पार्ट क्लियर होगा तो दुनिया हिला दोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है किसी बच्चे को हंसी आ जाए, बट चलो ठीक है। क्वेश्चन का नाम है अगर मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताई है, आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार फटाफट गो थ्रू करो और कमेंट से मुझे बताना कि भैया क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि आपको n रोप्स दी हुई है डिफरेंट लेंथ की, आपको इन सबको कनेक्ट करना है into one rope. The cost to connect two ropes is equal to sum of their length. दो रोप को कनेक्ट करने की कॉस्ट उनके सम के इक्वल होती है। टास्क इज टू कनेक्ट द रोप्स विद मिनिमम कॉस्ट। टास्क है सारी रोप्स को कनेक्ट करना है मिनिमम कॉस्ट के द्वारा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने बोला अगर आपके इनपुट में इस प्रकार है, अगर आपका इनपुट इस प्रकार है कि यार 4 3 2 और 6, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल देखें इन्होंने सॉल्व कैसे किया कि यार अगर ये 4 है तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं 2 और 3 को ले रहा हूँ। तो आपने क्या किया, पहले आपने 2 और 3 को ले लिया, 2 और 3, इसको आपने क्या निकाला मर्ज करके 5। तो आपका एरे किस प्रकार का हो गया यार? 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया यार, 4 और 5 को ले लेता हूँ, 4 ले लिया, 5 ले लिया, क्या आ गया? 9 आ गया। आपका एरे क्या बन गया? 9 और 6।
फिर आपने 9 और 6 को ले लिया, तो क्या हो गया 9 और 6 इनको मर्ज करके क्या आंसर आ गया 15। और कैरे में क्या आ गया 15। कैरे का साइज जो है वो क्या हो गया 1, एक एलिमेंट पड़ा है, तो अब कैरे के अंदर सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है इसके जो कि 15 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया भैया 5 9 15, 5 + 9 + 15, 5 9 14, 14 15 29, आंसर आ गया 29। इस प्रकार आपने 29 आंसर निकाल लिया। क्या समझ में आता है इस सैंपल को देख के? सैंपल को देख के प्यारी सी ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा इस पूरे एरे के अंदर 2 मिनिमम उठा के ले आते हैं यार। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 मिनिमम कौन से थे, 2 और 3 था, उससे हमने 5 बना लिया, ठीक है। 5 को हमने वापस इसमें डाल दिया। हमने क्या किया, फिर दोबारा 2 मिनिमम उठा के ले आए, ये लो उसका आंसर निकाला, उसको उठा के फिर डाल दिया। फिर दोबारा 2 मिनिमम उठा के ले आए, ठीक है, उसका आंसर निकाला, इसमें डाल दिया। और ये तब तक करते आ रहे हैं जब तक साइज इज ग्रेटर देन 1। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मेरा लॉजिक क्या बन रहा है, इस प्रकार का बन रहा है कि दोस्त जब तक साइज जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है तो 2 एलिमेंट उठा के लाते रहो। अभी हमेशा 2 मिनिमम एलिमेंट उठा के ला रहा है, 2 मिनिमम एलिमेंट उठा के ला रहा है। तो उठा के ला रहा है एरे में से, मुझे कैसे पता लगेगा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? पहला है कि ट्रैवर्स कर लो एरे को पूरा, ऑफ एन में निकाल के ले आओ। बट एक चीज होती है मिन हीप नाम की, जो आपको मिनिमम एलिमेंट मिन एलिमेंट कितने में देती है, ओ ऑफ 1 में दे देती है। तो आपने क्या बोला कि मिन हीप का यूज कर लूंगा, तो आपने मिन हीप में से जो ऑलरेडी बना रखा होगा है ना, उसमें से आपने 2 एलिमेंट निकाल लिए। आपने बोला कि यार एक एलिमेंट आपका हो गया जी पी क्यू डॉट टॉप, और आपने इसको हटा दिया। फिर हमने दूसरा एलिमेंट निकाला बी इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप पी क्यू डॉट पॉप, इसको भी हटा दिया, दोनों आ गए। फिर आपने सम निकाल लिया, सम क्या हो गया जी, सम आपका हो गया जी ए प्लस बी। इसको आपने आंसर में स्टोर करा लिया कि आंसर प्लस इज इक्वल टू सम, और जो भी आपका सम आया था इसको आपने वापस हीप में भी डाल दिया कि पी क्यू डॉट पुश सम, खत्म। इतना आप करते जा रहे हैं, आपने यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दिया। सिंपल सा था यार। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपने एक मेन हीप बना रखा है, सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और आप हमेशा क्या करते हो, 2 एलिमेंट निकाल के ले आते हो, उनको प्लस करते हो, वापस डाल देते हो। फिर 2 एलिमेंट निकाल के ले आते हो, उनको प्लस करते हो, वापस डाल देते हो। जब तक हीप का साइज है ग्रेटर देन 1 है तब तक ये कर रहे हो आप, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं यार। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मेन हीप बनाना है, एक मेन हीप बनाना है। तो मतलब प्रायोरिटी क्यू, हमेशा स्पेलिंग चेक करनी पड़ती है मुझे। किस टाइप का, क्या डेटा किस टाइप का, लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। तो हमने लॉन्ग टाइप का प्रायोरिटी बना दिया। इसमें क्या मेन ही बना क्या करना पड़ता है, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जी आपको, और फिर आपको लिखना पड़ेगा ग्रेटर आपका डेटा टाइप, और आपका मेन हीप तैयार। आओ आपने क्या बोला, ये दोबारा चेक कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू लॉन्ग लॉन्ग, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, ग्रेटर लॉन्ग लॉन्ग, ये आपने मेन हीप तैयार कर लिया, क्रिएट अ मेन हीप, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने आपको ये बोला कि आंसर भी तो चाहिए, जहाँ कोस्ट सेव होगी, कोस्ट को मैंने स्टार्टिंग में 0 रख लिया। अब मैंने बोला कि दोस्त जब तक ना पी क्यू का जो साइज है वो ग्रेटर देन 1 है तब तक चलते जाओ। क्या करना है, पहले तो अपना ए उठाओ, ए कहाँ से उठाओगे, पी क्यू डॉट टॉप से उठा लिया, पी क्यू पॉप कर दो। फिर उसी प्रकार लॉन्ग लॉन्ग बी उठाओ, कहाँ से उठाओगे, दोबारा टॉप से, और उसको पॉप कर दो। फिर इनका सम निकाल लो। इंट नहीं दोस्त, यहाँ गलती कर जाओगे। मेजॉरिटी लोग यहीं पे गलती करने वाले हैं, वहाँ पे गलती से इंट लिख देंगे, इंट लिख देंगे, इंट लिख देंगे, जैसे मैंने भी गलती कर दी, यहाँ पे इंट नहीं लिखना था। इंट में मतलब बेसिकली ओवरफ्लो कर जाएगी वैल्यूज, तो आप फायदा नहीं है, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, कोस्ट में तो ऐड करना है सम, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि यार द कोस्ट टू कनेक्ट टू रो इक्वल टू द सम ऑफ देयर लेंथ। बहुत बढ़िया, कोस्ट प्लस इक्वल टू कोस्ट प्लस इज इक्वल्स टू सम, और फिर इस सम को मुझे पुश भी करना है पी प्रायोरिटी क्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ मैंने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। मुझे लगता है कोड चलना चाहिए, मैंने कंपाइल रन कर दिया, छोटा सा ही कोड है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, ठीक है। आंसर गलत आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैंने एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर ली, यहाँ मेरी कोस्ट आ गई, साइज पहला नंबर निकाला, दूसरा नंबर निकाला, उनको सम कर लिया, कोस्ट में ऐड अप कर दिया, और कोस्ट ही आ गई, ठीक है। कहाँ गलती हो सकती है सोचते हैं। ये हमारी कोस्ट थी, पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1, पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1, पी क्यू डॉट टॉप, ठीक है। तो हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट डाला ही नहीं दोस्तों, इसलिए गलती हो रही है। तो हमने क्या किया, फटाफट डाल लेते हैं। हमने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर, कितनी बेवकूफ वाली गलती थी वैसे, छी यार, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है। तो हमने बोला पी क्यू में सारे एलिमेंट डाल दो, रन कर दिया, अब चलना चाहिए। सबमिट कर दिया,
चलो फटाफट फटाफट फटाफट, डन है, चल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए, चलो चलो चलो, हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा और, हो गया, बढ़िया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट एंड वी आर डन, हमने कर दिया कंप्लीट इसको। और क्वेश्चन बहुत आसान था, पहले हमने एक प्रायोरिटी क्यूब क्रिएट कर लिया, और उसका जो हमारा लॉजिक था कि दो एलिमेंट उठाते जाओ, उनका सम निकालते जाओ, और जो सम आया उसको वापस डालते जाओ, वो हम करते जा रहे हैं, हमारा आंसर निकल के आ गया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, मैंने बोला देखो एक प्रायोरिटी क्यूब बनाई है एन साइज की, ऑफ एन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैंने इंसर्शन कितने करे होंगे यहाँ पे, मैंने मान लो कि एन इंसर्शन करें, तो भैया वहां पर एन लॉग एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सोल्यूशन की एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब चलते हैं हमारे इस सेशन के फाइनल क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे लिखते थे बचपन में, और यहाँ पे कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे प्रश्न, और ऐसे उत्तर लिखते थे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पता नहीं कैसे लिखते थे, पता नहीं भूल गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट BST टू मिन हीप। मैं नहीं करूंगा इसका कोड, इसका कोड आप करेंगे। क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट कर दो दोस्त BST को मिन हीप के अंदर, ये करना है। एक BST आपको गिवन है इस ट्री की फॉर्म में, और आपको इसको मिन हीप में कन्वर्ट करना है। मिन हीप क्या होता है अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री विच इज ऑल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, बहुत ही बढ़िया, कंप्लीट बाइनरी ट्री पहले से ही है, तो मुझे बस मिन ऑर्डर प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। द प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट द BST इनटू मिन हीप विद द कंडीशन, ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या क्या करना है, मुझे तो क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए मिन ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। भैया मेन ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, मेन ऑर्डर प्रॉपर्टी ये होती है कि यार अगर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है तो आपका पेरेंट जो है हमेशा छोटा होगा, और ये जो है दोनों बड़े होंगे पेरेंट से, सॉरी बड़े होंगे, ठीक है। कंडीशन एक और दे रखी है, विद द कंडीशन दैट ऑल द वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड शुड बी लेस देन ऑल द वैल्यूज इन द राइट सब ट्री। बहुत बढ़िया। तो एक और कंडीशन ऐड ऑन हुई है कि यार ये जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है ना, कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल लेफ्ट वाले एलिमेंट लेस देन ये जितने भी राइट में एलिमेंट होंगे, ऐसा कुछ कुछ दो कंडीशन आ गई बेसिकली। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे सॉल्व। दिस कंडीशन इज अप्लाइड ऑन ऑल द नोड सो दैट, सो इन द कन्वर्टेड हीप इस प्रकार हो जाएगा। इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया इस प्रकार, ठीक है। किस प्रकार करना है इसको सॉल्व अप्रोच, वो सोच लेते हैं एक बार, सोचें। तो देखते हैं, मेरे पास एक BST पड़ा हुआ है और मुझे इसको मिन हीप में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको मिन हीप में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, इसका फायदा उठाना है। जो आपको इनपुट में दिया हुआ है ना कि ऑलरेडी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसका फायदा उठा लो, ऑलरेडी CBT। अगर ये ऑलरेडी कंप्लीट, ध्यान सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी सेट करा है इसने। अगर ये ऑलरेडी कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। यानी कि जैसा ट्री मुझे इनपुट मारा स्ट्रक्चर वाइज, मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, यहाँ 4 पड़ा है, यहाँ 2 पड़ा है, यहाँ 6 पड़ा है, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ऐसा था कि एक नोड ऐसे है, इसके 2 चाइल्ड हैं ऐसे, फिर इसके 2 चाइल्ड हैं ऐसे, और फिर इसके 2 चाइल्ड हैं ऐसे। तो ये मेरा BST था। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना यार मिन हीप के अंदर, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मिन हीप के अंदर, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ये तब भी ऐसा ही दिख रहा होगा, ये तब भी ऐसा ही दिखेगा। क्यों भैया ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे इनपुट में ऑलरेडी बोल रखा है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मुझे कुछ करने की नीड नहीं है। इसका मतलब चेंज कहाँ पर होगा, तो भैया फिर चेंज क्या होगा, चेंज होंगी आपकी वैल्यूज। जैसे 4 यहाँ पर था ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आपके 1 आ गया था, स्ट्रक्चर चेंज है। बहुत प्यारा इसमें एक हिंट आपको दिया गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको समझते हैं हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। चलो ये मैंने वैसे भी पकड़ा है, मैंने मुझे पता नहीं था, मैंने बोलते बोलते दिमाग में आ गया। चलो तो मिन ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, और मुझे लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट से छोटा रखना है हमेशा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया चीज में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को, ये समझते हैं एक बार, इस चीज को एक बार समझते हैं। मैंने बोला कि मैं BST से क्या निकाल सकता हूँ मुझसे, इस BST से मैं इन ऑर्डर निकाल सकता हूँ। एक प्रॉपर्टी मेरे पास ही है, एक्सप्लोर कर रहा हूँ जस्ट। इन ऑर्डर जो होता है वो सॉर्टेड होता है, तो मेरे पास एक सॉर्टेड स्ट्रक्चर आ गया, एक सॉर्टेड एरे आ गया बेसिकली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार का ये मेरा इन ऑर्डर आ गया, ठीक। बहुत तूफानी चीज होने वाली है, अभी समझ जाओगे। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। हमने बोला मिन ऑर्डर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो आपका ये मैं n बोल दूं और इसको मैं l बोल दूं, चलो अच्छे से बनाते हैं। मैंने बोला अगर ये नोड n है, ये नोड l है, ये आपका r है,
ठीक है, हमारे पास सॉर्टेड इन ऑर्डर पड़ा हुआ है, सॉर्टेड ही होता है वैसे इन ऑर्डर, सॉर्टेड पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा मैं इसमें। मेरी कंडीशन क्या थी कि पहली कंडीशन थी क्या कि मेन ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, और दूसरी कंडीशन थी कि लेफ्ट जो है राइट से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझ में आता है, मेन ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, मेन ऑर्डर ये होती है कि एन जो है वो एल से भी छोटा होगा और वो एन जो है वो आर से भी छोटा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, इन दोनों से छोटा होगा। तो अगर ध्यान से देखें इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अगर मर्ज कर देंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि यार लेफ्ट तो राइट से छोटा है ही है, और ये आपका टोटल बन जाएगा इन दोनों कंडीशन को यूज करके, इन दोनों कंडीशन को यूज करके। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सबसे पहले छोटा एलिमेंट कहाँ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ जाएगा, फिर उससे बड़ा एलिमेंट लेफ्ट में जाएगा और उससे बड़ा एलिमेंट राइट में जाएगा। ध्यान से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि मेरे पास दो कंडीशन थी जो मुझे सेटिस्फाई करनी थी। पहला मेन ऑर्डर प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि एन जो है लेफ्ट से भी छोटा होगा और एन जो है वो राइट से भी छोटा होगा, एक चीज़ ये आ गई। दूसरी क्या थी कि सारे लेफ्ट के एलिमेंट सारे राइट के एलिमेंट से छोटे होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन आ गई। अगर इन दोनों कंडीशन को यूटिलाइज कर लूँ, मर्ज कर लूँ, तो क्या बन जाएगा, एन जो है वो लेफ्ट से भी छोटा है और राइट से भी छोटा है, ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू यहाँ जाएगी, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू यहाँ जाएगी लेफ्ट में, और इससे जस्ट बड़ी वैल्यू यहाँ जाएगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। एन एल आर क्या होता था भैया, प्री ऑर्डर होता था। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला तो जो भी तरह इन ऑर्डर आया ना इसको पॉपुलेट कर दे प्री ऑर्डर के तरीके से। क्या मतलब है इस बात का, देखो मैंने इस पे प्री ऑर्डर स्टार्ट किया, इस पे प्री ऑर्डर स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं इस नोड पे आया और मैं यहाँ बैठा था। ठीक है, उसने बोला एन एल आर, यानी एन पे हूँ, एन के लिए मुझे वैल्यू पुट करनी है, आ गया 1। फिर उसने बोला एल जाओ, मैं यहाँ पे आ गया, उसने बोला एन एल आर, एन के लिए मुझे वैल्यू पुट करनी है, 2 आ गया। फिर उसने बोला एल, मैं लेफ्ट में आ गया। फिर यहाँ पे आ गया एन एल आर, मैं 3 पे था, यहाँ 3 आ गया। उसने बोला लेफ्ट में जाओ, नल था वापस आ गया, नल था वापस आ गया। फिर यहाँ पे आर पे राइट चला गया, राइट में मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, बहुत बढ़िया। नल था वापस आ गया, नल था वापस आ गया। फिर यहाँ से वापस आया, यहाँ से वापस आया, यहाँ राइट में गया, इसमें आया एन एल आर, एन के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5। फिर इसने बोला लेफ्ट में आ जाओ, ठीक है, एल एल के लिए। फिर यहाँ पे आया, इसने बोला एन एल आर, एन के लिए मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। लेफ्ट में क्या नल था वापस आ गया, राइट में क्या नल था वापस आ गया। ठीक है, फिर मैं आगे गया, उसने बोला कि चलो वापस चलो, आर में जाओ, आर में गया, उसने बोला एन एल आर, एन के लिए मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया। लेफ्ट में क्या नल था वापस आ गया, राइट में क्या नल था वापस आ गया, यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से वापस चला गया। ट्री क्या बन गया, ट्री बन गया जी 1 है यहाँ पे, यहाँ है 2, यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 6, यहाँ है 7। चेक कर लो एक बार, 1 2 5 3 4 6 7, खत्म, अप्रोच आ गई, खत्म। कैसे निकाली भैया आपने, सिंपल था। मेरे सामने दो कंडीशन पड़ी है, पहली कि मुझे मिन हीप बनाना है, तो मिन हीप की प्रॉपर्टी ये वाली होती है, मिन ऑर्डर बनाना है। मिन ऑर्डर क्या मतलब है भैया कि आपका जो पेरेंट है वो इन दोनों से छोटा होगा। अगर ये एन है, ये एल है, ये आर है, तो एन एल से भी छोटा है, राइट से भी छोटा है। एक कंडीशन एक्स्ट्रा उसने दिया है कि यार लेफ्ट की वैल्यू हमेशा राइट वैल्यू छोटी होगी, तो दो कंडीशन आ गई, पहली ये, दूसरी, इन दोनों को मर्ज करके ये निकल के आ गया। ये क्या है, एन एल आर। अगर मेरे पास सॉर्टेड वैल्यूज होती तो मैं पहली वैल्यू यहाँ डालता, दूसरी वैल्यू यहाँ डालता और तीसरी वैल्यू यहाँ डालता। सॉर्टेड वैल्यूज तो निकल जाती है, सॉर्टेड वैल्यूज कैसे निकलेगी, इन ऑर्डर से निकलेगी, निकाल ली। फिर ये एन एल आर होता क्या है, तो प्री ऑर्डर होता है। तो प्री ऑर्डर के तरीके से मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर, सेम ट्री के अंदर ही वैल्यूज पुश कर दी, डन है। ठीक है, कोड खुद करना है, अप्रोच मैंने बता दी आपको, पर कोड खुद करना है। ठीक है, इस ट्री से इस इन ऑर्डर को बनाना बहुत मजाक गेम है आपके लिए, है ना। आप, मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ कि आपने एक इन ऑर्डर फंक्शन लिखा होगा, उसके अंदर एक रूट आया होगा और एक वेक्टर आया होगा। आपने क्या किया होगा, एक बेस केस लिखा होगा, एक लेफ्ट कॉल मारे हुए, ठीक है, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया होगा वेक्टर में, और यहाँ पे आपने राइट की कॉल मारी होगी। मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के कोड, क्योंकि आप खुद लिखोगे जाके वो, ठीक है। ये वाला आपका इन ऑर्डर का फंक्शन हो गया। फिर आपने क्या किया, आपने ट्री को प्री ऑर्डर के वे में ट्रैवर्स करना है। मैंने बोला फिल प्री ऑर्डर, ऐसा कुछ नाम लिख दिया मैंने, यहाँ पे रूट आ गया, और साथ में आपने इन ऑर्डर पास कर दिया जो कि आपने ऑलरेडी स्टोर कर रखा था इस फंक्शन के द्वारा। ठीक है, आपने क्या बोला, पहले बेस केस, फिर मतलब इन प्री ऑर्डर होता क्या है, एन एल आर, यानी पहले एन के लिए काम करना। तो बेसिकली आपने जो भी रूट का डेटा है उसमें आपने एक इंडेक्स से पास करके, लेट से यहाँ पे आपने इन ऑर्डर का जो भी इंडेक्स वैल्यू पड़ी थी वो डाल दी और इसको इंक्रीमेंट कर दिया। पहला काम हो गया, एन वाला काम हो गया। लेफ्ट के लिए करना है, लेफ्ट के लिए आपने क्या बोला, फिल प्री ऑर्डर, लेफ्ट कॉल मार दी कि रूट
का लेफ्ट, यहाँ पे आपने इन ऑर्डर पास कर दिया और यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर दिया आपने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम ये लिखा, राइट क्लिक और मार दी, राइट, सेम सेम सेम, मैंने बोला काम हो गया, खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, ये आपका एक होमवर्क है। अप्रोच मैंने फिर भी आपको बता दी बहुत ज्यादा, कोड भी हमने आपको नियरली बता ही दिया, ठीक है। तो आज के दिन हमने 5 बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन सीख लिए यार। हमसे आज के टाइम पे कोई बोले कि यार कोई केथ स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर निकालना है किसी एरे में से, अनसॉर्टेड एरे है जी, निकाल लोगे? मैंने बोला निकाल लूंगा। अगर लार्जेस्ट निकालना है तो मैं मिन हीप का यूज करके निकाल लूंगा, अगर स्मॉलेस्ट निकालना है तो मैं मैक्स हीप का यूज करके निकाल लूंगा। कैसे, वो हम सीख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या सीखा कि यार मर्ज टू मैक्स हीप्स या मिन हीप्स, कुछ भी हो, मर्ज कर दूंगा। कैसे मर्ज किए थे? मैंने बोला सिंपल है यार, दोनों के वेक्टर मेरे पास पड़े हुए थे, ये एक वेक्टर की फॉर्म में था, ये एक वेक्टर की फॉर्म में था, उनको मर्ज करके मैंने एक नया वेक्टर बना लिया, उसको मैंने बिल्ड हीप कर दिया। ये सारी चीजें मैं सीख चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। वहां मैंने 0 बेस इंडेक्सिंग और 1 बेस इंडेक्सिंग दोनों के बारे में सीख लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन था इस बाइनरी ट्री हीप, आपको किसी भी टाइप का ट्री दे रखा, आपसे पूछा क्या वो हीप है या नहीं है। आपको सिंपल 2 चीजें पता है, हीप जो होता है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ये चेक कर लो, और उसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो कि वो यार मेन प्रॉपर्टी की बात हो रही है या मैक्स प्रॉपर्टी की बात हो रही है, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। दोनों ट्रू आ गए तो भैया आपका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये भी हो गया। इसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन किया? इसके बाद हमने किया मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ खास था नहीं, बस मैंने हीप का आपने यूटिलाइज कर लिया। पर इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं आपके ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, तो ये अच्छा था क्वेश्चन था, देख लेना दोबारा। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया वो था जी आपका कन्वर्ट BHT टू मिन हीप। तो BHT को कन्वर्ट करना है आपने मिन हीप के अंदर। इसका हमने बहुत प्यारी एक चीज पकड़ी, वो क्या थी कि ये ऑलरेडी CBT है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो मुझे यहां से पता लग गया कि यार स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज ना हिलाना, स्ट्रक्चर में नो चेंज रिक्वायर्ड। एक चीज ये पता लग गई। इसमें मैंने 2 कंडीशन बोली थी, 2 कंडीशन ऐसा करनी है, तो मिन हीप बनाना है तो मुझे मिन ऑर्डर प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी यार, CBT तो पहले से ही करने की नीड नहीं है, मिन ऑर्डर प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी, वो देख ली मैंने। और सेकंड चीज उसने मुझे बोली कि हर लेफ्ट का एलिमेंट राइट वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए। इन दोनों का यूटिलाइज कर लिया, कंडीशन को मैंने अपने अप्रोच बना ली। डन 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 डन। तो ये 5 क्वेश्चन हमने किए। आई थिंक नियरली 1 घंटे का लेक्चर ही बन चुका होगा। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। टाइम देखना चाहते हो? टाइम बता देते हैं। ओके गूगल, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? इट्स 4:54 AM। ठीक है, मेहनत कर रहा हो कोई तो वीडियो देख लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, प्लेसमेंट भी लगवा लेते हैं, पार्टी भी दे देते हैं। तो शुरू में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।